Hi, in this video I'll be taking algebra of vector. Algebra of vectors. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं हम, दैट इज़ अगर कोई वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इफ़ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर। इसमें क्या है, मतलब जैसे मैंने कोई वेक्टर है, मेरे पास वेक्टर ए है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर मुझे जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी 2a वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर है, मैंने उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। सी वेक्टर है, उसमें मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आई विल गेट 3/2 सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक वेक्टर, कोई भी वेक्टर है मेरे पास, उसको मैंने किसी स्केलर, स्केलर मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है वेक्टर को, 1/2 से, 3/2 से, इस तरीके से। तो वेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसमें 2 केस ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया बाई पॉजिटिव नंबर एक केस में, तो और एक केस में मैंने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो 2 केस मैं ले रहा हूँ, एक बार तो मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इस केस में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज्ड बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है क्या। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेक्टर ए है मेरे पास इस तरीके से, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट डज इट मीन कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर का होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब दिस विल बी आवर 2a वेक्टर। आ गया बात समझ में। अच्छा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसी ए वेक्टर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो मुझे जो वेक्टर मिलता वो कौन सा वेक्टर मिलता, 3a वेक्टर मिलता, और इसका ये 3 टाइम्स हो जाता मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब लेंथ जो है इस लाइन की वो 3 टाइम्स हो जाती, ठीक है क्या। चलो, अगर सेम मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड विल चेंज, ठीक है, मैग्नीट्यूड विल चेंज एंड डायरेक्शन विल रिवर्स, मतलब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल मैं कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई विल गेट -2a वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूँ इस तरीके से कुछ, इफ वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाई के पॉजिटिव, ठीक है, देन magnitude of vector A will become k times, but its direction will be same, ठीक है। और अगर मैंने इसी में एक और पॉइंट लिख लिया, इफ वेक्टर A is multiplied by k नेगेटिव, ठीक है, then magnitude of vector A will become k times, but direction will be reversed, ठीक है क्या। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि मैंने अगर किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसी में सेकेंडली, तो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं वो सीख रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है।
वेक्टर एडिशन, ये भी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स, वेक्टर एडिशन में अगर मैं कुछ रूल्स की बात करूं तो सबसे पहले जो बात करूंगा मैं, दैट विल बी ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो वो देखो सिंपल सा ही है कि मैंने एक वेक्टर ए इस तरीके से ले लिया और एक वेक्टर बी ऐसे ले लिया। मतलब बी कैसे लिया है, ए और बी का हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है, ठीक है क्या। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये ले लिया और सी फिर ऐसे ले लिया कि बी और सी का हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है, ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ज़ीरो होगा। यही है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब क्या है, अगर मैं वेक्टर्स को, यहाँ पे मेरे पास तीन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, वेक्टर तीन वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करके एक ट्रायंगल बनाऊँ सच दैट कि एक वेक्टर का हेड एडजेसेंट वाले मतलब बाजू वाले से टेल से कोइंसाइड करे, ठीक है। तो तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, ज़ीरो। समझ गए क्या, दिस इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसको थोड़ा सा और अगर मैं मॉडिफाई करूँ, जैसे मान लो ये वाला वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर मैंने बी ही ले लिया, और अब कि मैंने ये जो वेक्टर ऐसे लिया है, मतलब ऑर्डर में लिया है, ये ए और सी का हेड और टेल को इंसाइड कर रहा है ना, ऐसे नहीं लेके मैं ऐसे ले लूँ, इसका उल्टा रिवर्स फॉर्म, मतलब वेक्टर सी मैंने ऐसे ले लिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अगर वेक्टर सी है तो ये क्या है, माइनस वेक्टर सी। आ गया बात समझ में, बात समझ गए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये जो माइनस सी वेक्टर है इसको मैं क्या लिख दूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो ट्रायंगल रूल से किस तरीके से एडिशन आया, कि मतलब मेरे पास वेक्टर ए ये रहा और यहाँ पे वेक्टर बी ये रहा, तो जो इन दोनों का एडिशन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो इस तरीके से कुछ होगा ऐसे, ठीक है। ठीक है क्या, ये बहुत इजी सी चीज़ है। तो एडिशन दो वेक्टर का किस तरीके से करेंगे, वेक्टर ए इस तरीके से बनाया, वेक्टर बी इस तरीके से, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर रहा हूँ, तो मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, कुछ वेक्टर सी टाइप मिलेगा। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे, ठीक। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा। अच्छा, वेक्टर में एक खासियत ये है कि वेक्टर को अगर पैरेलल ट्रांसलेट करोगे तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो वेक्टर ए है ना, इसको मैं ऐसे खिसका के ऐसे आगे भी रख सकता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, जितनी लेंथ यहाँ पे उतनी लेंथ यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं, जो डायरेक्शन यहाँ पे है वही डायरेक्शन यहाँ पे है। बात समझ गए, मतलब वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। मतलब समझो इस पॉइंट को, और जैसे मान लो एक वेक्टर ए रहा, ठीक है, तो मैं इसको, ये जो लाइन है ये डॉट डॉट करके मैं बना रहा हूँ, इस लाइन पे कहीं पे भी स्लाइड करके पहुँचा दो, मतलब मैं यहाँ पे पहुँचा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये वेक्टर ए ही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। आगे बात समझ में। या मैं ऐसे भी पैरेलल ट्रांसलेट कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आया पैरेलली और ऐसे बना दिया मैंने, तो ये भी सही है, ये भी चलेगा, है ना। आ गया बात समझ में। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट किया जा सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वापस से उसी पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने वेक्टर ए बोला था, ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा। ये तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आ गई। अब इसी फिगर को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ये ए वेक्टर को मैं आगे खिसका दूँ तो ये ए वेक्टर हो जाएगा मेरे पास,
और इस तरीके से बी वेक्टर को वैसे ही रखा, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो वाला जो वेक्टर है इसको थोड़ा सा इधर खसका दो, मतलब पैरेलली इसके इस तरीके से कर दो, तो ये भी तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, पैरेलल है ना इसके। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को एक नए तरीके से देख रहे हैं वापस से। क्या पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए अगर ये है और वेक्टर बी ऐसे है, अगर मैंने वेक्टर ए वेक्टर बी का टेल टेल कोइंसाइड कराया, ठीक है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वो कुछ ऐसे बीच में से जा रहा होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है क्या, ये समझ में आ गया? ठीक, बहुत ईजी सी चीज़ है। चलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोर्स F1 वेक्टर है और एक फोर्स F2 वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में से कहीं से भी जा रहा होगा ऐसे करके, ये बीच में से होगा, मतलब ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा, ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है क्या? चलो बहुत अच्छा। अच्छा, एक इस पे पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से बोले। जैसे वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी ये रहा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन वाला, तो जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, वो पॉइंट क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ही या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो मैं इस वाली साइड का लेंथ क्या हो जाएगा ए, इस वाली साइड का लेंथ क्या हो जाएगा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इस वाली साइड का लेंथ क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है क्या? तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कौन सा रूल है ये? कि ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थर्ड साइड। तो वहाँ से मैंने ये पॉइंट लिख दिया। और एक और कंडीशन होती है कि अगर मैं दो साइड का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालूं, मतलब मैंने ए माइनस बी करके उसका मैग्नीट्यूड लिखा, तो वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल्स टू होगा थर्ड साइड के। थर्ड साइड मेरे पास क्या है, वेक्टर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो याद रखना हमेशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा मॉड ऑफ ए माइनस बी से बड़ा होगा, लेकिन ए प्लस बी से छोटा होगा। ठीक है क्या, ये बात याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड ऑफ ए माइनस बी से तो बड़ा या बराबर होगा और ए प्लस बी से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, मतलब इस पर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, इफ़ F1 इज इक्वल्स टू 5 एंड F2 इक्वल्स टू 6, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये भी बात याद रखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो ए प्लस बी होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मिनिमम वैल्यू होगा वो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा। मतलब साइन के साथ नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, अगर -5 आया तो भी 5 लिख देंगे। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, सिंपल सा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5 + 6 इट विल बी 13 न्यूटन। ठीक है, यूनिट न्यूटन। ठीक है क्या, ये समझ आ गया? तो ये तो एक पॉइंट हो गया ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी में आगे देखो एक पॉइंट और कहते हैं पॉलीगन रूल में। पॉलीगन रूल क्या है? वो भी इसी तरीके से जैसे ट्रायंगल रूल में 3 वेक्टर हम लेते हैं ना, इसमें हमने कई सारे वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ले लिया, एक वेक्टर डी ले लिया, ई ले लिया, और लास्ट में ऐसे करके ज्वाइन कर दिया एफ वेक्टर। मतलब क्या है, मैंने इन सारे वेक्टर से एक पॉलीगन बना रखा है। ठीक है, तो इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जितने भी वेक्टर हैं सबका सम क्या लिख दूंगा मैं? 0। ये पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, मतलब कई सारे अगर वेक्टर रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, उनको ऑर्डर में ले लो। ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है, हेड और टेल कोइंसाइड करना चाहिए एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से। ठीक है, तो उनकी मदद से अगर एक पॉलीगन आपने बनाया है तो जितने भी वेक्टर की मदद से पॉलीगन बनाया उन सभी वेक्टर का सम क्या होगा? 0।
दिस रूल इज कॉल्ड एज पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतने पॉइंट्स हैं लिखे हैं हमने, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ठीक है क्या? नेक्स्ट वीडियो में मैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बताऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी, और मैंने यहाँ तक बोला था कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब एडिशन वेक्टर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो बीच में से जा रहा होगा कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये ए वेक्टर से अगर अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो टेन अल्फ़ा होगा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टू फोर्सेस F1 vector and F2 vector are acting at right angle, ठीक है, to each other. Find their resultant. ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। मतलब क्या है कि दो वेक्टर हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। ये रहा F1 वेक्टर और ये कुछ होगा F2 वेक्टर, ये दोनों राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताना है इनका रिजल्टेंट। तो मुझे पता है रिजल्टेंट कहीं बीच में से पास हो रहा होगा, ये होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, अगर मान लो ये मैं अल्फ़ा बोल दूँ रिजल्टेंट इससे, तो टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा, मतलब ये वाला वेक्टर F1 साइन थीटा, साइन 90, थीटा 90 है, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, F2 प्लस F1 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 will be 0. Now tan alpha is equals to F1 sin 91 upon F2 प्लस F1 0 हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ से, F1 अपॉन F2। आ गया बात समझ में? अच्छा, और F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये आपको बताया हुआ है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड सीधे दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड, ठीक है, इज एडेड with another vector of magnitude 40 and direction northward। ठीक है, find the magnitude and direction of resultant with the east। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, वापस से पढ़ लेता हूँ। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 एंड डायरेक्शन ईस्टवर्ड is added with another vector of magnitude 40 and direction northward, find the magnitude and direction of resultant with the east। तो ठीक है, एक वेक्टर ईस्ट की तरफ है, एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड 30 है और इसका मैग्नीट्यूड 40 है, ये बोला है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में से आ रहा होगा। ठीक है,
और अभी मैंने ये भी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर थे तो ये जो tan अल्फ़ा कितना आ रहा था, F1 अपॉन F2, ठीक है। तो ये आ रहा था F1 अपॉन F2, ध्यान से देखें इसे। तो F1 क्या था, ये वाला ऊपर वाला, और F2 ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला, दैट इज़ 40/30, ठीक है। इट विल बी 4/3। तो यहाँ से तो tan अल्फ़ा आ गया, मतलब अल्फ़ा आ गया tan इनवर्स 4/3। इसका मतलब क्या हो गया कि डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं बात करूँ इज एट एंगल tan इनवर्स 4/3 फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो अब मैग्नीट्यूड बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो वो भी मैंने अभी बताया आपको, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो अंडर रूट दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो इट विल बी 50। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 50 आ जाएगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो tan इनवर्स 4/3 एंगल बना रहा होगा। यहाँ से ये tan इनवर्स 4/3 है ईस्ट से, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 50, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। If C vector is equals to vector A plus vector B, also magnitude of vector A, vector B and vector C are 12, 5 and 13 units respectively, then we have to find angle between vector A and vector B, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, C वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B दे रखा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये समझ गए, ओके। अब देखो सीधा सा बात है कि मैग्नीट्यूड ऑफ C कितना दे रखा है, 13, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मुझे थीटा ही चाहिए, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। अब मैंने स्क्वायर कर दिया, 169 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये ठीक है क्या। अब देखो आगे, ए बी का मैग्नीट्यूड रखा मैंने, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 12। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 169 इक्वल्स टू, इन दोनों को भी ऐड करो, इट विल बी 169 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, 120 कॉस थीटा, ठीक है। कुछ इतना आ गया। अब क्या है आगे, अब ये कट जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। ये समझ गया क्या। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो अगर p प्लस q वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ से मैं बोल दूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इनका स्क्वायर भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड का, तो वापस से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। बात समझ गए। और यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा ऐसे, और इसको इधर ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा 4pq कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो होगा हमारा कॉस थीटा 0 आ जाएगा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पे। तो यहाँ से हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ से एक नोट करने वाली बात ये है कि दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। if I am writing a dot b, okay, this is read as a dot b which is dot product of
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. Okay, now this dot product A dot B is always a scalar quantity. Means A dot B will always be a scalar quantity, it will not be a vector quantity. Means it will have only magnitude but no direction. Third point, A dot B is equals to A into B into cos theta. ओके, देखते हैं. जैसे मान लिया वेक्टर ए ये रहा और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से है और ये एंगल थीटा है, तो जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी दैट विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, वे जो थीटा है ये वाला थीटा है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट ये है कि ए डॉट बी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा. डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा. देखते हैं किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है. जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक बार तो ए और बी के बीच में जो एंगल है थीटा उसको लेस देन 90 डिग्री रखा, तो इस केस में जो ए डॉट बी होगा दैट विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. और अगर थीटा 90 से छोटा है, 90 डिग्री से कम है, तो उस केस में जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, तो इट विल बी पॉजिटिव. और ए जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो वो भी पॉजिटिव रहेगा. तो इस केस में जो ए डॉट बी होगा आपका वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, वो पॉजिटिव होगा. और अगर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट केस में ये वेक्टर ए लिया और इस तरीके से वेक्टर बी सी के परपेंडिकुलर ले लिया, मतलब आपकी 90 डिग्री का एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच में, तो इस केस में जो ए डॉट बी होगा दैट विल बी ए इंटू बी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है तो इट विल बी ज़ीरो. तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो आएगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो. नेक्स्ट केस में अगर मैं वेक्टर ए कुछ इस तरीके से ले लूँ और वेक्टर बी कुछ इस तरीके से ले लूँ, तो उनके बीच का एंगल जो मैंने कंसीडर किया है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है. तो इस केस में जो ए डॉट बी मैं लिखूँगा ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, उसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है और कॉस थीटा की वैल्यू इस केस में ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो ए डॉट बी पॉजिटिव भी हो सकता है अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री से लेस है, और ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा ए डॉट बी जो होगा वो ज़ीरो आएगा, और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा. तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में है. एक छोटा सा इस पर मैं आपको क्वेश्चन करा के बता देता हूँ. सिंपल सा क्वेश्चन लिखा. मान लिया कि एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर 2 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स वेक्टर है F2 इक्वल्स टू 3 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. आपको फाइंड आउट करना है F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर. तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, F1 वेक्टर डॉट F2 वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर F1 का मैग्नीट्यूड 2, F2 का मैग्नीट्यूड 3 इंटू दोनों के बीच में एंगल का cos 60 डिग्री. तो इट विल बी 6 इंटू कॉस 60 इज 1/2, सो इट विल बी 3. ठीक है. एक और क्वेश्चन. अच्छा, इसमें कुछ एक पॉइंट भी मैं आपको बोल देता हूँ सबसे पहले. जैसे आप वो फॉर्मूला था ना, ए
प्लस बी का रिजल्टेंट जो होगा उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे मैं अगर ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ लिखूं तो आई राइट ए इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री का बनेगा, तो इस केस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि ए डॉट ए स्क्वायर होगा। ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट कि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जे कैप हम यूनिट वेक्टर लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और ये के कैप अलोंग जेड एक्सिस। तो ये 3 यूनिट वेक्टर आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि अगर मैं आई और आई का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो आई विल गेट 1 ए डॉट ए स्क्वायर। ठीक है। जे डॉट जे मैं लूँ तो आई विल गेट 1, के डॉट के अगर मैं लूँ तो आई विल गेट 1, और अगर मैं आई डॉट जे लूँ तो आई विल गेट 0, या जे डॉट के ले लूँ तो भी 0, या आई डॉट के ले लूँ तो भी 0। ठीक है। तो यहाँ पे आई वेक्टर और जे वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि माना मैंने दो वेक्टर कंसीडर किए, ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो इस केस में अगर मुझे ऐसे क्वेश्चंस में a डॉट बी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा कि i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया a1 b1, ठीक है, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मतलब i वाले को i के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, a डॉट बी इस केस में निकालने के लिए। ठीक। तो एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। सपोज if a vector equals to 2i cap plus 3j cap minus k cap and b vector equals to minus I cap plus 2j cap plus 5k cap. Now you have to find a dot b. तो मैं i वाले को i के साथ 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 मिलेगा, 3 को 2 के साथ करूँगा तो 6 मिलेगा, और -1 को 5 के साथ करूँगा तो -5 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, अगर मानो आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, तो उनका आप डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा जो लिख सकते हो दैट विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है। और यहाँ से आप जो थीटा निकालोगे दैट विल बी कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, मुझे बताना है फाइंड एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सेम फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहाँ पे तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, जे को जे के साथ +1, के को के के साथ -1, अपॉन ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √3, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा √4 + 1 + 1 6। तो इट विल बी, ये कट जाएगा, इट विल बी 2 अपॉन √18। ओके, तो यहाँ से जो थीटा आएगा दैट विल बी cos इनवर्स 2 अपॉन √18। दिस इज माय आंसर। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नहीं जानते हो तो ये भी चीज़ जान लो। जैसे मान लिया मैंने वेक्टर ए ऐसे लिखा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा दैट विल बी √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये ठीक है, तो इसी चीज़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैग्नीट्यूड निकालने में। ये जो मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला है इसी फॉर्मूले से निकाला है, सिमिलरली बी का भी मैग्नीट्यूड इसी फॉर्मूले से निकाला है। नेक्स्ट, ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री या वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है, वो देखो आप कैसे बनता है। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दिया कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, if vector A and vector B is perpendicular find x बराबर। तो अगर A और B परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, जब भी A और B वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आई विल मेक A डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A डॉट बी 0 करेंगे तो इट विल बी 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -½ दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने वेक्टर के बारे में कुछ बातें डिस्कस की हैं। जो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस आएगा उसमें क्वेश्चंस और कुछ और वेक्टर के पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ vectors. A vector cross B vector, this is called cross product of vector A and vector B. तो मुझे A क्रॉस B निकालने का तरीका सीखना है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए मैंने ले लिया 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर मैंने ले लिया i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो a क्रॉस b फाइंड आउट करना है, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिख दूंगा a क्रॉस b, और इस तरीके से मैं 3 ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा i कैप
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे प्लस, इस तरीके से। सबसे पहले मैं 3 ब्रैकेट आई जे और यहाँ पे लास्ट में के कैप ये लिख लूँगा। अब दूसरा जो काम होगा मेरा, इन ब्रैकेट्स को फिल करना होगा, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट को फिल करूँगा तो इतना पार्ट आप भूल जाओगे, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब सिर्फ जे कैप का कॉफिशेंट और के कैप के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -1 -2, तो इट विल बी -2, ठीक है। फिर जब आप सेकंड वाले ब्रैकेट को फिल करोगे तो फिर आप इसको भूल जाओगे, फिर आपको फर्स्ट वाले पे और थर्ड वाले पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2। और जब आप थर्ड वाला ब्रैकेट फिल कर रहे होगे तो थर्ड वाले कॉलम को भूल जाओगे और आपको इसको और इसको, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, -3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1, ठीक है। अब मैं इन ब्रैकेट्स को इवेल्युएट कर लेता हूँ। 1 + 2 दैट इज़ 3i कैप, माइनस जे कैप, माइनस 4 कैप, 4k कैप। दिस इज़ माई आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।